प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। ये जो वर्कशीट नंबर 30 लेके आए हैं आपकी आज, जो कि आपको मिली है 11 अगस्त को। ठीक है बेटा, ये वर्कशीट नंबर 30 के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम के अंदर कौन सा तंत्र है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या है? जैसे कि नाम हमें बताता है किसी चीज़ का बाहर निकालना। ठीक है, हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी तंत्र है। और सबसे पहले कहूँगी सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूँ। मैं जानती हूँ ये थोड़ी वीडियो लेट बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था बेटा थोड़ा सा। तो इसके बाद होपफुली टाइम पर बन जाएंगी वीडियोस। ठीक है बेटा, तो आइए पढ़ते हैं आपका आगे का उत्सर्जन तंत्र क्या है। इसके अंदर किसी भी जीवित शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ लगातार बनते रहते हैं। उस जीवित शरीर के लिए उन वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन करना आवश्यक है, जिसके लिए उत्सर्जन तंत्र होता है हमारे शरीर में। एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीवों में श्वसन कैसे होता है? ये श्वसन नहीं है बेटा, यहाँ पर है उत्सर्जन। ठीक है, यहाँ पर जो ये गलत है, मिस प्रिंटेड है, तो उनके अंदर उत्सर्जन किस प्रकार होता है यहाँ लिखेंगे। जो एक कोशिक जीव हैं वो एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए उनकी क्या युक्ति है यहाँ पर लिखी हुई है। वो अपने शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं, वर्ज्य पदार्थों को विसरित कर देते हैं। कैसे? शरीर की सतह से ही, और विसरण के थ्रू, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन हो जाता है। और बहुकोशिक जीव कैसे हैं? वो क्या करते हैं? उनके अंदर एक विशिष्ट अंग होते हैं, जिनके द्वारा वो वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन करते हैं या निष्कासित करते हैं। अब बात करते हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र की। मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर से वर्ज्य पदार्थ कौन से हैं? नाइट्रोजन युक्त। शरीर से कौन से? नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ, जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल का निष्कासन करना है। इस तंत्र में क्या है? एक जोड़ा वृक्क, यहाँ देखिए बायां वृक्क लिखा है, तो यहाँ दायां वृक्क दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है बेटा, ये दिखाई दे रहा है, तो जोड़ा वृक्क का है। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, यहाँ दिखाई देगी आपको मूत्रवाहिनी बाईं, और इस तरफ क्या है? दाईं। ठीक है, एक मूत्राशय, ये मूत्राशय, और एक मूत्रमार्ग होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इसको अगर हम समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो ये बना हुआ है, ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है। वृक्क, वृक्क क्या है, कहाँ होता है? उदर के रीढ़ की हड्डी में दोनों ओर स्थित होता है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का मेन जो मुख्य हिस्सा है वो यही है, वृक्क में है। तो यहाँ जो मूत्र बनता है वो कहाँ जाता है? मूत्रवाहिनी में। वृक्क में निर्मित मूत्र इस नलिका द्वारा प्रवाहित होता है, और यहाँ से मूत्र बनकर कहाँ? मूत्र तो बन चुका है, वो गया कहाँ? मूत्राशय में। मूत्राशय में मूत्रवाहिनी द्वारा प्राप्त मूत्र का भंडारण होता है, और इसके बाद मूत्र का निष्कासन कहाँ होता है? मूत्र मार्ग के थ्रू ये शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये उत्सर्जन तंत्र का मेन भाग है, फ्लो चार्ट बनाया गया है, इसको अपनी कॉपी में बना के समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद है ये चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका उत्सर्जन तंत्र का चित्र है वृक्क का, तो आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बनाकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद है मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमारे रक्त से, यानी कि रुधिर से वर्ज्य पदार्थों का निष्कासित करना, यानी कि जो यूरिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजन युक्त जो वर्ज्य पदार्थ हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, उनको छानकर बाहर करना है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से इनको अलग छानकर बाहर करना है। ये 2 बार रिपीट हुई है लाइन। ये वर्ज्य पदार्थ रुधिर से, यानी कि रक्त से वृक्क द्वारा निष्कासित होकर मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में प्रवेश करते हैं, और मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अभी है इसके बाद वृक्काणु। वृक्काणु को इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क का निस्संवेदक एकक, यानी कि एक ऐसी इकाई या ऐसा इकाई है जो वृक्क में बहुत ज़रूरी है, जो सारा काम यही करता है क्या? यह वृक्क में लाखों की तादाद में। पहली बात आप सोच लीजिए कि हमारे जो वृक्क हैं उसमें लाखों की तादाद में वृक्काणु पड़े हैं। ठीक है,
तो उनका काम वो क्या कहा जाता है, इनको वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। सारा कार्य यही होता है। रुधिर कोशिकाएं द्वारा रुधिर अधिक दाब पर, जितना दाब ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा निषेधन होता है, छानन वृद्धि होती है। तो दाब पर एक नलिका में गमन करता है। यहाँ से दिख रहा है बेटा, अंदर जा रहा है, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा, जिसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये दिखाई दिया ग्लोमेरुलस। यहाँ एक कप की आकृति जिसे कि बोमन संपुट कहते हैं, ये बोमन संपुट है, ठीक है, उसके बाहर है, कहते हैं से आच्छादित रहता है, उससे घिरा रहता है। आइए बात करते हैं कि आखिर जो मूत्र है वो बनता कैसे है। ये आपका हो गया था। अभी मैं यहाँ पर दोबारा से आपको ग्लोमेरुलस यानी कि कोशिका गुच्छ और ये सब समझाऊंगी कैसे होता है बोमन संपुट का और ये कैसे बनता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। ये लाल जो है यहाँ से धमनियाँ मैं बना देती हूँ, ठीक है, ये धमनियाँ हैं। और इसके बाद जो बोमन संपुट है वो मैं ये इससे बना रही हूँ, सी आकार का है, कप शेप का है, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर यहाँ धमनियों से जो भी चीज़ होती है यहाँ अवशोषित हो जाती है, बोमन संपुट में अवशोषित हो जाती है। जो हमारे रुधिर में जितनी भी चीज़ें हैं, जो ग्लूकोज, जो अमीनो एसिड वगैरह जितनी भी हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर अवशोषित हो जाती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे कि अधिक दाब के अंतर्गत कोशिका गुच्छ, जो बीच में जो कोशिका गुच्छ है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, अति सूक्ष्म निषेधन द्वारा विलेय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेलता है। जैसे मैंने आपको बताया, बोमन संपुट में धकेल रहा है वो। जब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है, जब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होगा, नलिका, इसके बाद नलिकाएं हैं, आपको दिखाऊं नीचे की तरफ, तो ये नलिकाएं होंगी नीचे, ये देखिए बेटा। इसके बाद यहाँ पर मैं जो हरे रंग से दिखाऊंगी ये नलिकाएं हैं, ये देखिए, ये जो नलिकाओं का गुच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद जो नलिकाओं में रुधिर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल वगैरह जो जितनी भी चीज़ें हैं, लवण, जल वगैरह चयनित पुनर्अवशोषण होता है, दोबारा से अवशोषित हो जाते हैं। अगर कोई रुधिर में ऐसी चीज़ें रह गई हैं तो ये नलिकाओं में आकर पुनर्अवशोषण हो जाता है इनका, ठीक है, किनका, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का चयनित मतलब जो चीज़ चाहिए हमारे शरीर को वो वहाँ पर अवशोषित हो जाती है। जैसे जैसे मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है, कुछ आयन जैसे कि पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं, मूत्र में चले जाते हैं, क्योंकि इनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, ये हमारे शरीर में अपाच्य हैं, इसीलिए ये मूत्र में चले जाते हैं और हमारे शरीर से बाहर चले जाएंगे। जब संग्राहक वाहिनी में मूत्र एकत्रित करती है और जल का पुनर्अवशोषण भी हो जाता है, तो जब संग्राहक जहाँ पर इकट्ठा होता है मूत्र, है ना, तो वहाँ पर मूत्राशय के पास वहाँ पर एकत्रित होगा और जल का पुनर्अवशोषण हो जाएगा। इस मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल है और वह वर्णक है जो मूत्र को रंग देता है। अगर कोई आपसे पूछे मूत्र के कॉन्स्टिट्यूएंट यानी मूत्र के घटक क्या हैं, तो उसके अंदर आप लिखेंगे यूरिया, यूरिक अम्ल और वह वर्णक जो मूत्र को रंग देता है, ठीक है। तो ये है मूत्र के घटक। इसके बाद है मूत्र का निष्कासन। होता क्या है बेटा, जब मूत्र बन जाता है, वृक्क ने मूत्र बनाया, वृक्क से मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, आपको पहले ही बताया था, जहाँ से यह मूत्राशय में तब तक भंडारित करता रहता है, तब तक आता रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब, क्योंकि जब कोई चीज़ जैसे आप भर जाती है पॉलीथीन, अगर उसमें पानी भरे तो ऐसे ही मूत्राशय क्या हो गया, भर गया है मूत्र से और वो उसको फैल गया है, उसकी दीवारें फैल गई हैं, उसका दाब जो बना है उसकी दीवारों पर, वो मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर करने में मजबूर कर देता है, मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर कर देता है। तब तो उसका जो दाब है, इतना दाब लगाता है कि वो बाहर की तरफ निकल आता है, ठीक है। तो ये मूत्र मार्ग से द्वारा बाहर आ जाएगा। सॉरी। इसके बाद है बेटा
आपके प्रश्न उत्तर। सबसे पहला है, एक कोशिकीय जीव किस प्रकार सृजन क्या करते हैं, तो वो लिखा है अपने शरीर की सतह से करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। और इसके बाद जो बेटा क्वेश्चन है ना दूसरा, जो प्रश्न दूसरा है, बहुकोशिक जीवों में उत्सर्जन एक कोशिक जीवों में किस प्रकार भिन्न है, वो भी वहीं से आएगा। ठीक है, तो आप पहला का उत्तर भी वहीं से लिखेंगे, दूसरे का उत्तर भी वहीं से लिखेंगे जो यह हरे से कर रही हूँ। पहले में तो सिर्फ ये आएगा शरीर की सतह से, और दूसरे में ये दोनों पूरे पूरे लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये तो उत्तर नंबर 1 सिर्फ है, और ये दोनों मिला के अगर मैं पूरा बात करूँ तो ये है उत्तर नंबर 2। ठीक है बेटा, इसके बाद है इसके बाद बात होगी वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। आपको पता है वृक्काणु, ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे वृक्काणु। बेटा ये तीसरे का उत्तर है जो मैं ऊपर की तरफ लिख रही हूँ, काणु, ये है आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है, मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निषेधन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, नेफ्रॉन में ये कहाँ होती है, तो ये ग्लोमेरुलस जिसको कोशिका कुछ भी कहते हैं, ये वहाँ होती है। तो यहाँ पर अगर लिख सकती हूँ तो यहाँ लिख देती हूँ केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ। ठीक है बेटा, ये अगर आप ध्यान दें तो ये यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है बेटा, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है मानव उत्सर्जन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए, तो इसके अंदर आप उत्सर्जन तंत्र का एक ये चित्र बनाएंगे। ठीक है, और साथ में वृक्काणु का चित्र भी जरूर बनाएंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि वृक्काणु का चित्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, इसको साफ से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 30, जो कि किसके बारे में थी, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अगली वर्कशीट आएगी, हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।